जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास हम कर रहे हैं बेटा। फिजिक्स का नेक्स्ट सेक्शन करने वाले हैं मोशन यानी कि गति। चलिए सभी आ गए हैं क्लास में, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। गति हम पढ़ने वाले हैं, मोशन हम पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है जो नेवी में पेपर देने वाले हैं। और बाकी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस में अलग से मोशन नाम से चैप्टर दिया है, गति के नाम से चैप्टर दिया है। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स का हिस्सा है। काइनेमेटिक्स में तुम्हारे जो हमने कल क्लास पढ़ी वो भी आएगी, आज क्लास पढ़ेंगे वो भी आएगी, नेक्स्ट क्लास जो भी पढ़ेंगे फिजिक्स की वो भी आएगी, सब काइनेमेटिक्स में ही आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम मोशन की क्लास। हम जो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ को क्या बोलोगे? मैंने ये ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ बनाया ए वाला। ये कैसा ग्राफ है? इस ग्राफ को क्या कहोगे? एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ भी, इसको क्या बोलोगे? एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, तो तुम इस ग्राफ को क्या बोलोगे? सभी ग्राफ के नाम बताएं। हाँ, सभी एक ग्राफों के नाम बताएं, ए बी सी। और एक और ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसा वाला। इस ग्राफ को तुम क्या बोलोगे? ग्राफ पता होना चाहिए बेटा। न्यूमेरिकल तो होते ही है, न्यूमेरिकल तो फिजिक्स न्यूमेरिकल के बिना अधूरा है। थ्योरी तो थ्योरी, न्यूमेरिकल भी करने पड़ते हैं। सभी ग्राफ के नाम जरूर बताएं मुझे, कल हमने पढ़ लिए थे ना। ये आपका वेग का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आपको क्या बताता है? वेग के बारे में बताता है ना। तो ये यूनिफॉर्म है, बाकी नॉन यूनिफॉर्म है। ये भी तो ऐसा दिख रहा है मैडम, इसमें क्या हो रहा है? हाँ, ग्राफ के नाम जरूर बताएं। ये ग्राफ है ए वाला, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है। सब में डी का मतलब है विस्थापन। ये तो जानते होंगे कि मैडम ये तो एक समान वेग का ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है? बी वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? तो बी वाला नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, लेकिन क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। वेग बढ़ रहा है। देखो क्यों वेग बढ़ रहा है? समय भी बढ़ रहा है, समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है ना। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान रूप से तुम्हारी जो वेग है एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन असमान रूप से बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपका ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि वेग कम हो रहा है। समय के साथ साथ दूरी चलना कम हो रही है ना, समय के साथ साथ हम विस्थापन कम कर रहे हैं। विस्थापन कम हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम हो रही है, वेग कम हो रहा है। तो ये आपसे पता होना चाहिए कि अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो एक समान है, ऐसा ग्राफ हुआ तो वेग बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ डाउन जाता है ना, जब डाउन जाता है तो आपकी वेलोसिटी कम होती है। और ऐसा ग्राफ है तो ये क्या है? ये विराम अवस्था का ग्राफ है, ये विराम अवस्था का ग्राफ है। नो मोशन, कोई गति नहीं हो रही है, नो मोशन। क्यों? देखो टाइम तो बढ़ रहा है मैडम, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन दूरी वही की वही है। अब दूरी बढ़ेगी नहीं तो गति कहाँ से होगी? टाइम बढ़े जा रहा है, ये क्या बताता है कि समय बढ़ रहा है। और ये क्या बताता है कि आपका विस्थापन बढ़ रहा है। समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन आएगा तो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। और अगर समय के साथ साथ तुम्हारी दूरी वहीं की वहीं है, आगे बढ़ी नहीं रही, कहीं नहीं बढ़ रही है, तो ये विराम अवस्था का ग्राफ है, नो मोशन का ग्राफ है। ठीक है,
आ गई बात समझ में? तो ये ग्राफ थोड़े से हमने एक बार और रिवाइज कर लिए, बाय चांस ग्राफ दे दिए जाएं और पूछ लिए जाएं कि ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं चल रहा है बेटा, यहाँ पर अभी हम डिस्प्लेसमेंट और इसकी वेग की वेलोसिटी वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये सारे वेग के ग्राफ हैं। हाँ चलो, तो ये ग्राफ हमने रिवाइज कर लिए। अब है ना, कल हमने जो न्यूमेरिकल करे थे ना, उसमें ऐसे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेते हैं। ग्राफ दे देंगे, ठीक है, और इस ग्राफ में आपको पूछेंगे कि इतने टाइम में मुझे दूरी बता दो, इतने टाइम में मुझे दूरी बता दो। ये ग्राफ है आप लोगों के सामने, ग्राफ अच्छे से दिख रहा है? इस ग्राफ में ऐसे ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये देखो, ये विस्थापन और समय का ग्राफ है, जो आपको क्या देता है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग का ग्राफ है ये। अब इस ग्राफ में आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा, ऐसा पूछ लिया जाएगा कैसा कि 15 सेकंड में, ये टाइम है, सेकंड में चल रहा है टाइम, 15 सेकंड में तय की गई दूरी बता दो, कितनी दूरी ये तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक ग्राफ आप लोगों के सामने हो और आपसे क्या पूछे, आप जानते हो वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय होता है, यानी कि दूरी। अगर मान लो ये स्पीड का ही ग्राफ है तो दूरी पूछ लिए, तो स्पीड का ग्राफ है तो स्पीड भी क्या होगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दूरी कैसे निकालोगे, s इंटू टी कर दो। कैसे निकालते हैं, तो बेटा जो ग्राफ है, ग्राफ को ध्यान से देखना, कितने सेकंड में पूछा है मैडम, 15 सेकंड में पूछा है। तो 15 सेकंड में तुमने कितनी विस्थापन या कितनी दूरी चलोगे, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो जब दूरी पूछे तो आपको क्या करना है, ये जितना भी टाइम कवर करा है इसने और कितनी इसने दूरी चली है, इसका पूरा का एरिया निकाल लो। एरिया क्या है ये क्या है, एरिया कैसे निकलेगा, दूरी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एरिया के बराबर। आपकी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, एरिया के बराबर हो जाती है, क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है। कितने टाइम में पूछा है, 15 सेकंड में पूछा है, तो 15 कहाँ जाके ज्वाइन हो रहा है ग्राफ में, इस पूरे का एरिया निकाल दो। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई कर दो, यानी कि 40 गुणित 15 कर दो, आपकी दूरी आ जाएगी 600 मीटर। कैसे करते हैं, तो जब भी ग्राफ दे और आपसे कोई सा टाइम पर पूछे कि इस टाइम पर दूरी बता दो, इस टाइम पर ये बता दो, तो वो कैसे निकाली जाती है, उस ग्राफ में, उस टाइम में जो ग्राफ बन रहा है उसका पूरा एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल उसका निकालना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, हो सकता है ये वर्ग हो सकता है ये आयत हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है। चलिए अब ये ग्राफ और दिया, इससे और थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा। 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल दो, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो यहां पर आकर हमारा ग्राफ, यहां पर इतना, जितना ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा है ना, इतना तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा। ये इस पूरे का एरिया निकाल लो तो आपकी दूरी आ जाएगी। अगर ये 15 सेकंड तक पूछता तो हम पूरा ये वाला एरिया भी ले लेते। अगर 5 सेकंड तक पूछता, अगर 5 सेकंड तक पूछता तो हम सिर्फ इसका एरिया निकालते, है ना। 10 सेकंड तक पूछा है तो हम ये वाला भी ले लेंगे, और अगर पूरा 15 सेकंड तक पूछते तो हम पूरा का एरिया ले लेते, और इस तरह से हमारी दूरी निकल जाती। कुछ नहीं करना है। अगर आपसे ऐसा कोई ग्राफ दे और आपसे पूछे कि दूरी निकालो इस टाइम पर, 5 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, 15 सेकंड पर, तो जब भी आपसे ऐसा पूछे तो आपको टाइम देखना है, उस टाइम में आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ये 10 है, इस 10 सेकंड में तुम्हारा ग्राफ इतना ही कवर होगा,
है ना। ये 0 वाले सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक तुम्हारा ग्राफ कैसा बन रहा है, कहाँ कहाँ तक कितनी दूरी, पहले बढ़ी फिर यूनिफॉर्म हो गई, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, बंद हो गई, चलना बंद हो गया। तो जितना एरिया ये ग्राफ कवर करता है वही तुम्हारी दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ कितना एरिया निकलेगा, यहाँ का हम एरिया निकाल लेते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, आपको दो चीजें दिखाई दे रही होगी, एक ट्रायंगल अलग दिख रहा होगा और दूसरा आपको स्क्वायर दिख रहा होगा या रेक्टेंगल दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल ये एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा बन रहा है 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस 5 है, देखो 5 है बेस, कितना दिया है 1/2 बेस दिया है मैडम 5। हाइट कितनी है, हाइट कहाँ है 20 तक है, इसकी हाइट कहाँ तक है 20 तक। तो ये तो ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये ट्रायंगल का, यानी कि तुम्हारा ये वाला एरिया तुम निकाल चुके हो, ये वाला हिस्सा हमने निकाल लिया। अब हमें 10 तक पूछी है तो इतना एरिया हमने निकाल लिया। अब बचा क्या, अब हमारे पास ये बचा। तो इसमें देखो 10 तक, कहाँ तक, इसका जो है लंबाई कितनी है 5 है कि नहीं है, यहां से यहां तक, और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ये निकल जाएगा तुम्हारी दूरी। तो क्षेत्रफल निकालना वही आपकी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 हो गया, ये 50 हुआ, ये 5 2 ज़ा 10 100 हुआ, ये 150 का आंसर आ जाएगा। हाँ, मीटर 150 मीटर, कहो आया कि नहीं आया समझ में। ये क्वेश्चन और हमारे थोड़े से ग्राफ के रह गए थे कि ग्राफ अगर दे दे और आपसे दूरी पूछ ले तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो ऐसे निकाल सकते हो कि जितने टाइम, जैसे यहाँ मान लो 10 सेकंड में दिए, तो 10 सेकंड में दूरी कैसे निकलेगी, ये कितना एरिया इसने इस टाइम तक, इतने टाइम तक कवर करा है, तो इतना एरिया कवर करा है। तो इसमें एक ट्रायंगल का एरिया आएगा, एक त्रिभुज का एरिया आएगा और एक रेक्टेंगल का, एक आयत का क्षेत्रफल आएगा। दोनों का एरिया मिला दोगे तो आपकी टोटल दूरी आ जाएगी 10 सेकंड तक। अब मान लो इसमें से अगर आपसे पूछा है कि पूरा 15 सेकंड तक की मुझे दूरी बताओ, कि 15 सेकंड तक इसने कितनी दूरी तय करी, तो ये वाला भी ट्रायंगल ऐड कर लेना। 1/2 आधार 5 गुणित ऊंचाई 5 × 20 + 1/2 और कर देना, तो पूरा 15 सेकंड तक आ जाएगा। 5 सेकंड तक का पूछेगा तो 1/2 5 × 20 आएगा 150। ठीक है, तो ये बाय चांस कभी आ जाए तो आपको क्षेत्रफल ही निकालना है दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, चलिए ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है, ध्यान रखना वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये भी आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन ही तो देगा। इसीलिए हम एरिया निकालते हैं, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेग है और वेग और समय का गुणा करते हैं तो ही हमें क्या मिलती है, दूरी या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसीलिए हम एरिया निकालते हैं। यहाँ भी हमने वही करा था, यहाँ भी हमने क्या करा था, हमें 15 सेकंड तक की दूरी बताना है तो हम क्या ले लेंगे, पूरा एरिया ही निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो 40 × 15 कर दिया था तो 600 आ गया था, इस तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कल त्वरण पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन पढ़ लिया था। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं कि एक समान त्वरण क्या होता है, किसे बोलते हैं मैडम, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण के लिए 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 2 कंडीशन आपको याद रखना है। कौन कौन सी, पहली कंडीशन, आपका जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यानी कि सीधी रेखा में। क्यों, कल ही पढ़ा था कि अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या,
वेलोसिटी शुड बी इंक्रीजेज इक्वली। इसका क्या मतलब मैडम? वेग समान रूप से बढ़ना चाहिए, वेग नियत नहीं रहना चाहिए, वेग बढ़ना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन वेग कैसा बढ़ना चाहिए वो हम देखने वाले हैं, एक समान रूप से बढ़ना चाहिए। ये दो कंडीशन याद रखनी, अगर ये दो कंडीशन होती है तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण होता है। कैसे? चलिए देखो, जैसे मान लो मैं पॉइंट ए पर थी, अगले 1 सेकंड में मैं पॉइंट बी पर गई, तो मैंने कितनी वेलोसिटी कवर करी? 2 मीटर पर सेकंड। अगले बार मैं पॉइंट बी से सी पर गई, मेरा वेलोसिटी बढ़ा, मेरा वेग बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा? 2 से 4 हो गया। फिर मैं पॉइंट सी से डी पर गई, पॉइंट सी से मैं डी पर गई, मेरा फिर वेलोसिटी बढ़ा, कितना हुआ? इस बार 6 हुआ। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो मैडम? वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, वेग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इक्वली। कैसे? देखो, यहाँ 2 थी, यहाँ 4 हो गई, कितने का डिफरेंस आया मैडम? 2 का। यहाँ 4 थी मैडम, यहाँ 6 हो गई, कितने का डिफरेंस आया मैडम? 2 का। तो वेग तो बढ़ रहा है, वेग बढ़ना जरूरी है, लेकिन यूनिफॉर्मली। इसका मतलब क्या? एक समान बढ़ रहा है। देखो, 2 से बढ़ रहा है, 2 की जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है। हाँ, जैसे कि आपकी एपी बनती है कि नहीं बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है ना, डिफरेंस एक जैसा आता है, बस वही बात यहाँ पे समझ लो। तो अगर आपका वेग बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो आपका जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी हम पढ़ते हैं मैडम, एक्सेलरेशन होता है लास्ट वाला इनिशियल वाला डिवाइड में टी, आखिरी, प्रारंभिक और अंतिम। तो वेग बढ़ रहा है, लेकिन बराबर बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? यहाँ देखो, 2 था मैडम, 4 हो गया, 4 से 2 हुआ, कितने? 1 सेकंड में। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आया? 2 आया। अगली बार मैडम 6 हो गया, 4 से मेरा त्वरण a2 क्या आया? नेक्स्ट टाइम पर क्या आया मैडम? 2 आया। तो देखो, एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान हर बार 2 2 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो बस यही है कंडीशन। क्या है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ना तो चाहिए, लेकिन बराबर बढ़ना चाहिए, इक्वली बढ़ना चाहिए, जैसे कि गणित में, मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनती है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया? इसे कहते हैं, और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एक सीधी रेखा में गति करना चाहिए। अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसमें नहीं होगा। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। ठीक है, उदाहरण याद रखना कहाँ कहाँ देखने को मिलता है मैडम हमको इसका केस। तो फ्री फॉलिंग, जब भी वस्तु आपकी मुक्त रूप से गिरती है, ऊपर से वस्तु को तुमने टपक गिरा दी, नीचे आ रही है, तो नीचे आते टाइम उस पर एक ही बल काम करता है, ग्रेविटेशनल का फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का। तो जो वेग है ना, वेग बढ़ता तो है, वेग बढ़ता तो है, लेकिन इक्वली बढ़ता है वेग, लेकिन बराबर रूप से वेग बढ़ता है। तो आपका फ्री फॉल वाला एग्जाम्पल आता है, किसके अंतर्गत आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है। नहीं बेटा, ये जो एडमिट कार्ड है ना, इस बार आपका परसेंटेज के बेस पर नहीं है, इसीलिए तो फर्स्ट वाला एग्जाम उन्होंने रखा है। हर बार जो शिवम एग्जाम होता है ना, एक ही होता था एग्जाम, लेकिन इस बार 2 एग्जाम ले रहे, वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। तो स्टेज फर्स्ट आ गई है, इसका मतलब ये है कि परसेंटेज के आधार पर वो आपका एडमिट कार्ड नहीं बोल रहे। आ रही है बात समझ में? इसीलिए बोलती हूँ मैं कि फॉर्म भर दो, है ना। एडमिट कार्ड का टेंशन नहीं है, स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लोगे तब जाके स्टेज सेकंड का एग्जाम देने को मिलेगा। वो डायरेक्टली पहले स्टेज सेकंड ही लेते थे, है ना, परसेंटेज बेस पे बच्चों को बुला लेते थे स्टेट वाइज और डायरेक्ट एग्जाम लेके फाइनल कर देते थे। लेकिन अभी स्टेज फर्स्ट होगा, जो बच्चे उसमें सिलेक्ट होंगे उसके बाद उनको फाइनल वाला एग्जाम स्टेज 2 वाला देने को मिलेगा। ओके, ऐसा हो गया इस बार, इसीलिए बोलती हूँ फॉर्म भर दो, परसेंटेज का कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल याद हो गया, इतना समझ में आया? ये होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कौन से एग्जाम्पल होते हैं मैडम? तो अगला एग्जाम्पल होता है आपका किसी भी स्लोप पर अगर कोई सी बॉल या गोल वस्तु या साइकिल या कार या गाड़ी रुढ़क रही है, रोलिंग कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो भी इक्वली बढ़ती है। ये भी उदाहरण है, बॉल रोलिंग फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन।
किसी एंगल से इंक्लाइंड प्लेन यानी कि कोण बनाते हुए एक प्लेन से अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है, बॉल लुढ़क रही है, घर्षण को नगण्य माने तो इसमें भी ये भी उदाहरण है आपका क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक तो सीधी रेखा वाला जिसमें वेग आपका बराबर बढ़ना चाहिए, दूसरा फ्री फॉलिंग वाला, और तीसरा रोलिंग वाला स्लोप पे। ये तीनों एग्जाम्पल आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, चलिए तो समझ में आया एक समान त्वरण क्या चीज है। हाँ आया मैडम, तो चलो क्वेश्चन करो फिर। जब कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण कैसा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, सेकेंड स्टेज में फिजिकल होगा बेटा, नेवी में। फर्स्ट स्टेज वाला ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करना होगा, उसमें मैं आपकी स्टेट वाइज मेरिट बनेगी कि हाँ इतने बच्चे इस स्टेट से हुए हैं, फिर उन बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड में, और जिस दिन आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी उसी दिन ले लिया जाएगा, और उसी दिन तुम्हारा रिजल्ट भी बता दिया जाएगा। सब कुछ हो जाएगा बहुत फास्ट, सेकंड स्टेज के दिन होगा सब कुछ आपका। ठीक है, रिटर्न होगा, हाँ ऑनलाइन नहीं होगा, सेकंड स्टेज का एग्जाम रिटर्न होगा, और आपका उसी दिन आपको फिजिकल भी वो करवा लेंगे, मेडिकल फिजिकल रिजल्ट सब उसी दिन स्टेज सेकंड वाले दिन करवा लेंगे। कौन सा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या है, एग्जाम्पल याद रखना है, फ्री फॉलिंग और रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण के उदाहरण है ये। क्यों, क्योंकि इसमें भी वेलोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तुम जानते हो अगर किसी स्लोप से कोई सी वस्तु गिर रही है तो बहुत फास्ट जितनी ज्यादा नीचे आती जाएगी उतनी तेज होती जाती है कि नहीं, फास्ट होती जाती है कि नहीं होती जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन एक समान बढ़ती है। ठीक है, चलो क्या होगा जब कोई पिंड एक समान वेग से गति करता है तो त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है शून्य बिल्कुल सही है। कैसे मैडम, कैसे, देखो तुम्हारा त्वरण क्या होता है मैडम, v माइनस यू डिवाइड में t। त्वरण होने के लिए जरूरी है वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने वेग को एक समान कर दिया तो त्वरण हमेशा जीरो ही होगा। कैसे, देखो मान लो तुम्हारी वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है 1 सेकंड में, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई 1 सेकंड में, फिर बी से पॉइंट सी पर गई, तो आपकी वेलोसिटी मैडम सेम है हर टाइम पर। तुम क्या बोल रहे हो, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी सेम है ये भी सेम है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालने जाओ, इसका त्वरण निकालने जाओगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे, 2 माइनस 2 करोगे, डिवाइड में 1 या 2 जो भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जब होता है जब क्या हो, आपका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म हो गई तो 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, आप त्वरण की बात कर रहे हो, तो ऑलवेज तुम्हारा जो वेग है वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म तो होना ही नहीं चाहिए। अगर यूनिफॉर्म तुमने वेग कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो तुम किस में से किसको माइनस करोगे, अंतिम में से प्रारंभिक वेग माइनस करोगे, हमेशा 0 ही आएगा। इसीलिए कहते हैं कि शून्य, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि शून्य आता है। तो जब भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो हमने जो केस देखे, हमने जो ये केस देखा, जैसे ये वाला देखा, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस देखा है, लेकिन इसमें कभी भी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है। देखो ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, नीचे आने पर वेग बढ़ रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, असमान वेग होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं फ्री फॉलिंग में, क्या कि जो मुक्त पतन है, फ्री फॉलिंग है, उसमें आपका वेग कैसा रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। आपका एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मोशन पूछ लेते हैं कैसा है, तो ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
चलिए अगला प्रश्न का आंसर करिए। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और समय के समान अंतराल में इसका वेग समान मात्रा में बढ़ता है तो त्वरण कैसा होगा? If a body travel in a straight line and its velocity increases equal amount of time, then what is the acceleration? Uniform, non-uniform, zero या इनमें से कोई नहीं? अंकित, अखिल, सॉरी अंकित नहीं अखिल। What is acceleration? Acceleration is the change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is known as acceleration. अगर आप नए स्टूडेंट हो तो कल की क्लास रेफर करना, वहां हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी डीप में पढ़ा है। ठीक है, चलिए क्या होगा? तो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है मैडम, लेकिन यूनिफॉर्मली एक समान रूप से बढ़ रही है। दैट इज योर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब आपका जो त्वरण है वो एक समान होगा। जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म, तब जीरो होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, वस्तु की किस गति को त्वरित कहा जाता है? द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेड टू बी एक्सिलरेटेड। तो एक्सिलरेटेड कब कहा जाएगा? त्वरित गति कब कही जाएगी किसी भी वस्तु को कि उसमें त्वरण होना चाहिए? क्या होना चाहिए जब त्वरित गति होती है, एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी क्या, या जीरो होगी, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होना चाहिए? मोशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड तभी कहलाएगा जब वेलोसिटी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, त्वरण जीरो, गोलगप्पा। तो काय का त्वरण, काय की त्वरित गति? त्वरित गति के लिए हमेशा ध्यान रखना आपका वेग नॉन यूनिफॉर्म असमान वेग होना चाहिए। ठीक है, या तो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, या बढ़े तो एक समान रूप से बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक समान से बढ़ेगा तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक समान त्वरित गति हो जाएगी, और असमान रूप से बढ़ेगा तो असमान त्वरित गति हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का एक उदाहरण है, बता दो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको मैंने बता दिए कौन कौन से, इसमें से देखो कौन सा है। Which are the following is an example of uniform acceleration? Uniform acceleration, that means your velocity increases uniformly. इसका मतलब तुम्हारा वेग एक समान रूप से बढ़ना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन में होता है? मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, हवा का प्रतिरोध नगण्य होने पर सड़क के ढलान से नीचे जा रही साइकिल की गति, एक झुके हुए तल पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। ये देखो आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे मैडम, सभी के सभी है ना। फ्री फॉलिंग तो होता ही होता है, इंक्लाइन प्लेन पर अगर तुमने साइकिल भी चला ली, साइकिल भी अगर चला रहे हो तो भी एक बॉल लुढ़क रही है तो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा, सभी के सभी। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। असमान त्वरण क्या होता है? तो कोई बात नहीं, क्या होता है, यदि वेग समान रूप से ना बढ़े, असमान रूप से बढ़े, समान समय अंतराल में, एक सेकंड में मैडम में एक से बी पॉइंट पर गया, कितनी वेलोसिटी से गया, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया। अगले एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, अगले एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी 5 हो गई। तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस अंतर कितना आ रहा है मैडम? यहाँ 1 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का आंसर आ रहा, 5 3 2। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, ई वाला पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है फिर से। तो क्या यूनिफॉर्मली बढ़ रही है? क्या एक समान रूप से आपका वेग बढ़ रहा? नहीं, असमान। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया,
तो कोई फिक्स नहीं है, असमान रूप से वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन असमान रूप से, या कम हो रही है असमान रूप से, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इजी है, अगर यूनिफॉर्म वाला समझ में आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फिर। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान मात्रा से बढ़ता है तो उसका त्वरण कैसा होगा? हाँ बिल्कुल, अनुज यादव, बहुत सही बेटा। या फिर ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो ये एग्जाम्पल है आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, या फिर ज्यादा 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 या कम कम कम। बिल्कुल। When the velocity of object increases by unequal amount in equal interval of time, then this acceleration is known as बेटा सरकारी बस ले लो या ऐसी नॉन एसी वाली प्राइवेट बस ले लो, वो बस का एग्जाम्पल भी नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगा। तो मैडम इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म असमान वेग। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छे सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु निरंतर वेग से चलती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब यहाँ निरंतर वेग की जगह कर लो तुम समान वेग, समान या नियत वेग कर लो, अब बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट है। अगर समान वेग से आपका वस्तु चल रही है तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? इसकी गति समय के साथ बदलती है क्या? इट्स स्पीड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी गति एक सीधी रेखा में होती है। इसका त्वरण शून्य होता है। इसका विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और भी आंसर करिए, एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट कर दी है, यूनिफॉर्म कर दी है, तो क्या होना चाहिए? देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसकी गति समय के साथ बदलती है क्या? तो बेटा अगर तुमने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी को अगर तुमने कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, वेग को नियत कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, तो स्पीड भी कांस्टेंट ही होगी ना, स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बदलेगी नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसकी गति एक सीधी रेखा में होगी। जी हाँ, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस वजह से। ठीक है, सही है ये। इसका त्वरण शून्य होगा। जी हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होना ही है मैडम, ये भी सही है। इसका विस्थापन समय के साथ रैखिक। जी हाँ, ग्राफ जो बनेगा ऐसे ही तो बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? क्या है ये? एकदम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? यूनिफॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? तो राइट आंसर क्या हुआ? इसमें से गलत पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो इट्स स्पीड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज होगी क्या? स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट हो गई है क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, बाकी सही है। चलो अब जरा हम ग्राफ की फिर से चर्चा कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक समान त्वरण का अगर ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा। और मैडम नॉन यूनिफॉर्म का होगा तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आपका कर्व वाला ग्राफ होता है। कौन सा? वक्र बनाते हुए ग्राफ होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीजेस हो रहा है। एक और ग्राफ बना लें नॉन यूनिफॉर्म का ही, तो अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये डिक्रीज वाला है, ये क्या है? डिक्रीज वाला। यहाँ पर तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना। अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम?
वेलोसिटी और टाइम। अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया तो इसका क्या मतलब है? इसमें क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा क्या? एक्सेलरेशन जीरो वाला ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन जीरो। त्वरण, त्वरण क्या है? शून्य वाला ग्राफ है, शून्य हो गया यहाँ पे, त्वरण शून्य। नहीं मिला क्या राठौर जी? क्यों राठौर जी को नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला बता दो, आंसर करो जल्दी से। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का कैसा होता है? बेटा वो हार्ड नहीं था, वो एमसी का पेपर है। वो एमसी का पेपर है, देखा कि नहीं देखा है कि नहीं? एमसी का पेपर था बेटा वो, अभी मार्च में जो हुआ। वक्र रेखा, सरल रेखा, बिंदु, डॉट, सर्कल। अब सर्कल तो बन नहीं सकता मैडम, डॉट रहेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, और कर्व वाला कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा मैडम स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन बोले हमारा यूनिफॉर्म का काम चलता है, यूनिफॉर्म का काम चलता है। ठीक है बिल्कुल। चलो, असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैडम हमारा जो ग्राफ बनते हैं ऐसे बनते हैं, ऐसे। असमान त्वरण के ग्राफ हमारे या तो ऐसा होगा बढ़ेगा तो मैडम, और कम होगा तो ऐसा होगा। तो दीज आर दी कर्व। ये क्या है? वक्रीय है, वक्र है, वक्र रेखा वाले ग्राफ बनते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन वाला एकदम सीधा होता, ये कर्व वाले हैं जो कि आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाएंगे। चलिए अब कुछ तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म तो स्पीड कैसी होनी चाहिए? यदि वेग एक समान है तो चाल कैसी होगी? तो जब भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, मस्ट बी। फैक्ट्स, जी हाँ, दीज आर दी फैक्ट्स। और यहीं से भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो समझ लीजिए वन लीनियर क्वेश्चन आंसर है। फैक्ट्स कब बोलूंगी ना तो तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं। अगर मैं बोल दूंगी वन लीनियर क्वेश्चन आंसर है तो सब पढ़ लेंगे, रट लेंगे, भले समझ में नहीं आए, है ना। लेकिन समझ के करना बेटा, रटने वालों का भला नहीं होगा। आज के ज़माने में रटने वालों का भला किसी एग्जाम में नहीं होता भाई, बहुत कंपटीशन बढ़ गया। इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर वेग आपका नियत है, एक समान है, तो चाल हमेशा हमेशा ऑलवेज यूनिफॉर्म ही रहेगी, नियत ही रहेगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म तो स्पीड कैसी हो सकती है? अगर आपका वेग असमान है तो चाल कैसी हो सकती है? तो मैडम चाल असमान ही रहेगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चाल नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, चाल नियत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्पीड में भी कांस्टेंट और में नॉट भी कांस्टेंट। कैसे? देखो, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन में, इसका उदाहरण बता रही हूँ, अगर कोई सी वस्तु तुम्हारी ऐसी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि नियत, यूनिफॉर्म, एक समान, और डायरेक्शन भी सेम, तो आपकी क्या होगी? स्पीड भी क्या होगी? स्पीड भी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी, एक समान होगी। मान लो एक वृत्ताकार पृष्ठ में कोई सी वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है, स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट,
वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये वाला एग्जाम्पल गलत। स्पीड में भी आपकी कांस्टेंट हो सकती है और मे नॉट भी। ऑप्शन पहला देखो, स्पीड कांस्टेंट कब रहेगी? जब डायरेक्शन आपकी चेंज, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म वाला वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, जी हाँ, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इस केस में तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। लेकिन ये जो सर्कल वाला एग्जाम्पल है इसमें वेलो स्पीड तो कांस्टेंट है आपकी, लेकिन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि दिशा चेंज हो रही है। तुम जानते हो, क्या जानते हो कि वेलोसिटी की वेग नियत तब रहता है, यूनिफॉर्म तब रहता है जब आपकी स्पीड तो कांस्टेंट हो ही हो, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण हैं, समझ में आया? अगला पॉइंट देखो, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, यदि चाल नियत है तो वेग कैसा होगा? अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? तो यदि चाल नियत है तो 100% वेलोसिटी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट तो होगी होगी, साथ में नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। कैसे? देखो यही वाला केस है। अगर आपकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे होगी? कब? जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो होगी। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में कोई सी वस्तु गति कर रही है तो यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, एक नियत चाल से गोल गोल घूम रही है, लेकिन मैडम दिशा बदल रही है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो इसमें इस केस में 2 आंसर होंगे, कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे भी मे नॉट भी। आ गई बात समझ में? किसको समझ में नहीं आया पूछ लेना। अगला प्रश्न, अगर स्पीड इज वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म, अगर तुम्हारी चाल असमान है तो वेग का क्या होगा? वेग पक्का असमान ही होगा, क्योंकि वेग को एक समान होने के लिए स्पीड एक समान होना जरूरी है। तुमने स्पीड को ही असमान कर दिया, चाल को ही असमान कर दिया, तो पक्का वेग असमान ही रहेगा। वेलोसिटी मस्ट बी नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। डायरेक्शन को तो भूल ही जाओ, तुमने तो मैग्नीट्यूड ही नॉन यूनिफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब अगला, इफ एक्सीलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी, अगर त्वरण तुम्हारा 0 है, त्वरण अगर 0 है तो वेग कैसा होगा? वेग यूनिफॉर्म होगा पक्का मैडम, तभी त्वरण 0 आ रहा है ना? यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तभी हमारा एक्सेलरेशन 0 आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसके अलावा बेटा बैच चल रहा है, जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 399 का प्राइस है, ठीक है। और कंफ्यूज ना हो, जो बैच ज्वाइन करने वाले बच्चे वो पहला वाला बैच ज्वाइन करना, ये वाले मत करना। इसमें आपको सारे बैच मिल जाएंगे, कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना। जो इंटरेस्टेड है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है, किसकी? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की रिवीजन हम कर रहे हैं। ओके, और जिनके स्कोर कम हैं वो बिल्कुल अपने स्कोर बढ़ाने की कोशिश करते रहें, मतलब जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो बेटा, कहाँ कमी आ रही है उसको ठीक कर लो, स्कोर बढ़ जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि मैडम हम 2026 की तैयारी अभी से कर लें, वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया उनका बैच तो जुलाई तक वैलिड है। जो 399 में बैच ज्वाइन कर रहा है ना, उसका बैच आपके एग्जाम तक ही उपलब्ध रहेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमें साल भर की वैलिडिटी चाहिए, पूरी बैच साल भर के लिए चाहिए, अभी से लेकर साल भर के लिए चाहिए, तो बिना कूपन कोड लगाए 999 आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअल प्राइस बैच का यही है, 399 रिड्यूस करा हुआ प्राइस है जो आपकी एग्जाम तक वैलिड रहेगा। अगर आप 999 में बैच ज्वाइन करते तो पूरे साल भर के लिए आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।